अपनी शादी के 1 महीने बाद अपने पति के साथ शिल्पा मायके आती है। अरे जी देखिए तो कौन आया है, आपकी बेटी और दामाद। बैठिए बैठिए विवेक जी। विवेक के बैठने के पहले ही शिल्पा जाकर सोफे पर बैठ जाती है, जिसे देखकर शैला गुस्से से शिल्पा को बड़ी बड़ी आंखें दिखाती हुई फुसफुसाकर कहती है, तू पहले क्यों बैठ गई? दामाद जी को तो बैठने देती, अब वो कहाँ बैठेंगे मेरे सर पर? अब बैठिए बैठिए दामाद जी सोफे पर, मैंने नया नया कवर भी लगाया है, इसी पर बैठिए। तभी दरवाजे से बैग लिए शिल्पा की छोटी बहन प्रिंसी वहाँ आती है। अच्छा हुआ तू कॉलेज से आ गई, चल मेरे साथ रसोई में देख, जीजा जी आए हैं, उनकी खातिरदारी करनी है कि नहीं? शीला प्रिंसी को रसोई में ले जाती है और कहती है, ये ले 200 रुपये, तेरे जीजा जी को नत्थू हलवाई के समोसे बड़े पसंद है, उसके पास से समोसे और जलेबियाँ लिया, और किसी मिठाई की दुकान से 8-10 ढोकले और 2 बोतल कोल्ड ड्रिंक की भी छुपा कर लाना। तेरे जीजा जी को ये नहीं लगना चाहिए कि उनके आने के कारण हमने कोल्ड ड्रिंक मंगवाया है, वरना हमारी बेटी के ससुराल में क्या इज्जत रह जाएगी। शिल्पा तो जानती ही थी कि रसोई में क्या गुटरगु हो रही है। वो सीधा रसोई में जाकर अपनी माँ से कहती है, जब मैं अपने ससुराल जाती हूँ तो जाती ही मुझे काम करना पड़ता है, और ये अपने ससुराल आए तो इनकी खातिरदारी हो रही है। ये कौन सी बात है मम्मी? शादी को 1 महीना हो चुका है, अब ये सब ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मेरी शादी के लिए लिया हुआ लोन अब तक चुका नहीं है, तो फिजूल खर्च तो करो ही मत। प्रिंसी का भी तो देखना है ना। और पता नहीं विवेक जी को क्या हो गया है, हर दूसरे दिन कहते अपने मायके चलो, अपने मायके चलो। अब हम रोज़ आते रहेंगे तो सारा काम छोड़कर तू इनकी खातिरदारी ही करती रहेगी क्या मम्मी? बेटी के माँ बाप को इतना तो करना ही पड़ता है बेटा। अब तू जा अपने पति के साथ बैठ, बेचारे दामाद जी को कितना अकेला लग रहा होगा। अपनी माँ की कही बात सुनकर प्रिंसी बाजार से कोल्ड ड्रिंक और नाश्ता लेकर आती है और अपने जीजा जी के सामने परोसती है, जिसे देखकर विवेक कहता है, अरे मम्मी जी ये हर बार वही समोसे, नत्थू हलवाई के। मेरा ना मन भर गया है इन समोसों से। ये बगल में रसोई रेस्टोरेंट है ना, वहीं से दोपहर का खाना मंगवा लेते हैं, अगर आपको ठीक लगे तो। हाँ हाँ दामाद जी, क्या दिक्कत होगी? प्रिंसी ये सब नाश्ता यहाँ से ले जा, और जीजा जी की पसंद का खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर दे बेटा। रेस्टोरेंट से विवेक की पसंद का खाना ऑर्डर हो जाता है। कितनी गर्मी है ना प्रिंसी यहाँ, फैन और तेज़ नहीं होगा क्या पापा जी? मैं कूलर निकाल देता हूँ ना जवाई जी। नहीं नहीं पापा जी, कूलर के पानी से ना मुझे इन्फेक्शन हो जाती है, मुझे तो एसी की आदत है। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे ही खा लेता हूँ। विवेक मुंह बनाकर उस खाने को खाता है और कुछ देर बाद शिल्पा और विवेक वापस अपने घर जाने को तैयार हो जाते हैं। आपकी बेटी को ले जा रहा हूँ मैं मम्मी जी, अपनी बेटी को जो देना लेना हो कर लीजिए। शिल्पा अपनी मम्मी को आंख दिखाकर इशारा करती है ताकि वो फिर से अपनी बेटी को कुछ देने ना लगे, पर विवेक ने इनडायरेक्टली देने लेने की बात तो कर ही दी थी। शैला अपने कमरे में जाकर अपनी बेटी और उसकी सास के लिए साड़ियाँ लेकर आती है। समधन और बेटी के लिए गिफ्ट्स, दामाद और उसकी बहन के लिए कुछ भी नहीं है? ये बात सुनते ही अभिनव 5,000 के 2 लिफाफे निकालकर विवेक के हाथों में रख देता है। शिल्पा की शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था और दामाद की खातिरदारी में उन्होंने 1 लाख खर्च कर दिए थे। कभी बहन का लिफाफा, कभी आई हुई चाची सास का लिफाफा, कभी त्योहार के नाम का गिफ्ट, चलता ही रहता था, जो शिल्पा अब अच्छे से समझने लगी थी। शिल्पा अपने ससुराल जाकर उन गिफ्ट्स को अपनी सास को दिखाती है। क्या बहू, फिर से इतनी साड़ियाँ? साड़ियों का मैं अचार डालूंगी क्या? लगता है शादी के लेन देन में जो साड़ियाँ आई थी तेरी माँ ने बचा कर रखी है, अब आजीवन मुझे वही साड़ियाँ भेजती रहेंगी। इससे अच्छा तो कैश ही ले आया कर बहू, क्यों नहीं? हाँ कैश? क्या कैश मम्मी? कैश के नाम पर 5,000 लाई है भाभी। मुझे तो लगा था कि भाभी के घर से मेरे लिए एक फ़ोन लेने जितने पैसे तो आ ही जाएंगे। 15,000 से कम का कोई फ़ोन आता है क्या? ये कहकर नेहा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मूड खराब कर दिया तुमने यार नेहा का। अब क्या करूं मैं बहन, अगर तेरी भाभी के मायके वाले पैसे वाले नहीं है तो। इस वाक्य को पूरे 2 दिन भी नहीं बीतते कि नाश्ते के टेबल पर बैठा विवेक अपनी माँ से कहता है, ये कोई खाना है भला?
खाकर मुंह का स्वाद ही बिगड़ जाए। अरे कुछ ढंग का बनाया करो ना मम्मी। तो तुम्हें कौन सी टेंशन है भैया, तुम्हारा तो ससुराल बगल में ही है, वहीं जाकर खा लो। तुम्हें रोकने वाला है कौन? मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तुम कम से कम अपने ऑप्शंस तो यूज़ करो। ये सुनते ही शिल्पा घबरा जाती है और विवेक को अपने मायके जाने से रोकने के लिए पेट दर्द का बहाना करती है। मेरा पेट बड़े जोरों का दर्द हो रहा है। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही हूँ, डॉक्टर के पास जाना होगा। ले, बहू के पेट में तो दर्द उठाया। एक काम कर बेटा, तू अपने ससुराल जा, मैं और नेहा शिल्पा को डॉक्टर के पास ले जाएंगे। हे भगवान, ये लोग तो विवेक जी को मेरे मायके भेज कर ही मानेंगे। लगता है गैस का दर्द उठाया था, अचानक ही छूमंतर हो गया। छूमंतर। मेरे मायके में अकेले आपका मन कहाँ लगेगा? चलिए मैं भी आपके साथ आती हूँ। शिल्पा के ससुराल वाले अब इतना गिर चुके थे कि उसके पेट दर्द के बहाने के बाद भी विवेक अब अकेले ही अपने ससुराल जाने को राज़ी हो चुका था। मजबूरन शिल्पा अपने पति के साथ अपने मायके जाती है। वहाँ हमेशा की तरह वैसी ही उसकी खातिरदारी होती है, सारा लेन देन सब कुछ वैसा ही। खातिरदारी करवा कर रुपये पैसे लेने के बाद विवेक दरवाजे के पास पहुंचकर अपने जूते पहन रहा होता है। ओ गॉड, मेरे 22,000 के जूते का सोल निकल गया। अब मैं घर कैसे जाऊंगा? लाओ बेटा, मुझे जूते दे दो, मैं अभी से सिलवा कर लाता हूँ। वो बात नहीं है पापा जी, ये जूते ना मुझे नेहा ने गिफ्ट किए थे। अगर वो इस पर सिलाई देख लेगी तो बेचारी का दिल टूट जाएगा ना। पता नहीं मैं यहाँ आया क्यों। अरे ऐसा क्यों कहते दामाद जी? चलिए शोरूम में मैं अभी आपको सेम टू सेम जूते दिलवा देता हूँ। अरे नहीं नहीं पापा, नेहा दीदी देखकर ही समझ जाएंगी ना कि जूते नए हैं। अरे नहीं समझेगी, मैं जूतों पर थोड़ी सी मिट्टी लगा दूंगा। चलिए चलिए पापा जी। अपने ससुराल जाकर विवेक 22,000 के जूते खरीद कर अपने घर पहुंचता है। ये सब बहुत गलत हो रहा है। कब तक पापा, मम्मी, विवेक जी और उसके परिवार वालों का पेट भरते रहेंगे? हो गया, कर दी शादी, दे दिया दहेज, ऊपर से शादी का सारा खर्च भी दिया, और अब हर रोज़ खातिरदारी के नाम पर लिफाफे जा रहे हैं। इनका लालच तो बढ़ता ही जा रहा है। ये सब ठीक नहीं, मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। शिल्पा अब 24 घंटे अपने कान खड़े रखती, पर उसके ससुराल वाले पूरे दिन ऐसी कोई बात नहीं करते जिससे उन पर शक किया जाए। सोते वक्त जब शिल्पा करवट लेती है तो देखती है कि विवेक उसके बगल में नहीं है। अपने पति को ढूंढती हुई वो बाहर निकलती है, जहां वो देखती है कि उसकी सास, ननद और पति कमरे में एक साथ बैठकर कुछ बातें कर रहे हैं। देखा मेरा आइडिया, कैसे तुम्हें नए जूते दिलवा दिए भैया। इसी तरह अपने ससुराल जाते रहो और अच्छी खासी मोटी रकम लाते रहो। इतना तो तुम दुकान से भी नहीं कमा पाते थे। मानना पड़ेगा बहन, बड़ी तेज है तू। दुकान में कमाई ना होने के कारण मैं तो बड़ा टेंशन में आ गया था, पर तेरे इस आइडिया ने तो मेरी जिंदगी बदल दी। अभी और जिंदगियां बदलेंगी विवेक जी। 1,32,575 रुपये मेरे हाथ पर वापस से रख दीजिए, जो इस जालसाजी में आपने मेरे परिवार से लिए हैं, वरना दहेज की रकम, शादी का खर्च सभी लेकर वापस अपने मायके जाकर बैठ जाऊंगी। ये सब क्या कह रही है बहू तू? सही तो कह रही हूँ मम्मी जी। जितना झुकना था हम झुक गए, पर अब नहीं। मेरे परिवार वालों के भोलेपन को आप उनकी कमज़ोरी ना समझे। अभी भी वक्त है। अपनी बेटी के कहे में आकर अपना परिवार बर्बाद मत कीजिए, वरना मुझे वो करना पड़ेगा जो आपने मुझसे कभी उम्मीद नहीं की होगी। ऐसा क्या करेंगी आप? दहेज लेने के इल्ज़ाम में आप लोगों का रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी, ज़्यादा कुछ नहीं। और मास्टरमाइंड तो आप ही हैं, तो लिस्ट में सबसे पहला नाम तो आपका ही होगा। बड़ी हिम्मत दिखाकर शिल्पा अपने ससुराल वालों से बिना डरे अपने हक के लिए खड़ी हो जाती है। उसकी ये बात सुनते ही सभी डर जाते हैं, और इसके बाद विवेक खातिरदारी की स्पेलिंग तक भूल जाता है। जया मेरी जान, उठ जा, ले चाय ले ले। जया, जो कि वैभव की बीवी थी, उसे जल्दी उठने की आदत नहीं थी। वैसे कोई बड़ी बात भी नहीं थी। पानी गरम दे दो, और हाँ चाय अच्छी बनाई है ना।
अरे हाँ हाँ बिल्कुल स्पेशल है, वो मसूरी में जैसे पी थी ना, बिल्कुल। तभी बड़ी बिटिया उठ जाती है और 10 साल की रिम्मी पापा के गले लग जाती है। पापा पापा हमें भी जाना है मसूरी। हाँ हाँ बिटिया, अगले महीने ना वहाँ बर्फ पड़ेगी, तब हम सब चलेंगे, ठीक है ना? तभी छोटी बेटी पापा की रट लगाकर खड़ी हो जाती है। पापा स्कूल के लिए रेडी करिए ना। पापा को ऑफिस जाना है ना, मम्मी करेगी छोटी को तैयार। चलो सब रेडी हो जाओ, मैं किचन देखती हूँ। बड़े ही प्यार से चल रहा था वैभव का परिवार। वो ना कहीं बाहर जाता ना आता, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, बीवी को घुमाना, शॉपिंग और हर वो काम करता जिससे उसका परिवार बंधा रहे। फिर आ जाती है दिवाली। दिवाली की ना बहुत सारी शॉपिंग करनी है। वो क्या है ना, इस साल मेरे पास बजट अच्छा है। वेरी गुड माई वाइफ, दैट्स व्हाई आई फील प्राउड फॉर यू। अच्छा सुनो, माँ के लिए ना सिल्क की साड़ी ले लेना। पापा का हमेशा से मन था कि माँ को सिल्क की साड़ी पहनाना। अब गांव में तो उन लोगों को मिलेगी नहीं ना अच्छी साड़ी, तो तुम ही ले लेना। और हाँ, मेरे और पापा का कुर्ता एक सा ही हो और माँ और तुम्हारी साड़ी एक सी। यार कितनी अच्छी पिक्स आएगी ना। वैभव जया से अपनी खुशी जाहिर किए जा रहा था, लेकिन जया के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। क्या हो गया मैडम, हमारी गुस्सा है क्या? यार बस प्लीज, मैं नहीं जाऊंगी गाँव त्योहार मनाने। अरे लेकिन तुम तो जानती हो ना, मम्मी पापा दोनों ही कितनी बेसब्री से इंतजार करते हैं हम लोगों का। अरे तो बोलो ना, वो लोग आ जाएंगे। मैं नहीं जाऊंगी गाँव। गाँव की फोटो शेयर करने में शर्म आती है मुझे। अरे कैसी बात कर रही हो? पता है, गांव के घर को बंद करना नामुमकिन है। कुल देवी की पूजा भी तो दिवाली में ही होती है ना। देख लो, तुम अकेले चले जाना, क्योंकि मैं और बिटिया तो नहीं जाएंगे। जया अपना फैसला सुना चुकी होती है, तो वहीं वैभव ब्लैंक होता है। ब्लैंक इसलिए कि जिस वैभव ने कभी अपनी बीवी की कोई बात नहीं टाली, आज उसकी बीवी उसकी एक बात पर भी राजी नहीं हो रही थी। प्लीज ऐसा मत करो ना यार। क्या है ना कि मैं बच्चों के बिना नहीं यार, प्लीज मान जाओ ना। जया को तो मानो बहाना मिल जाता है। मैं क्या मायने रखती हूँ आपके लिए? हाँ, माँ बाप के बिना तो दिवाली नहीं बना सकते, बच्चों के बिना भी नहीं मना सकते, लेकिन मेरे बिना वो मना सकते हैं। वैभव को समझ में आता है कि उसने क्या गलत बोल दिया है। बस जो पासा जया ने फेंका था वो सीधा निशाने पर लग जाता है। देखो प्लीज परेशान ना हो, मैं मम्मी पापा से बात करता हूँ। मैं तुम्हारे बच्चों और माँ पापा किसी के बिना नहीं रह सकता हूँ। तुम सब मुझे चाहिए। खैर, दिन बीत रहे होते हैं कि वैभव के पिता का फोन वैभव के पास आता है। बेटा, दिवाली में घर आना तो मेरे लिए कान में सुनाई देने वाली मशीन, बीपी नापने की मशीन और एक शॉल ले आना। जी पिताजी, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि इस बार दिवाली में आना मुश्किल है। वो क्या है ना, छुट्टी नहीं मिल रही है, काम ज्यादा है ना ऑफिस में। ओहो बेटा, तेरी माँ सुनेगी तो परेशान हो जाएगी। तेरे बिना वो कैसे मनाएगी त्योहार? साल में एक बार ही तो बच्चों और तुझसे मिलना होता है। लेकिन चल कोई बात नहीं, समझा दूंगा तेरी माँ को। अब हाँ पापा, मजबूरी नहीं होती तो मैं भी ना नहीं कहता। वैभव फोन रख देता है, लेकिन पिता से झूठ बोलने के कारण उसकी आंख लाल हो जाती है। सामने खड़ा उसका दोस्त पूछता है, क्या बात है वैभव, किस बात से परेशान है? सब ठीक तो है ना? वैभव अपने पुराने दोस्त को सारी बात बता देता है। क्या कर सकते हैं इन औरतों का पता नहीं। उनकी सारी बात हम मानते हैं, फिर भी वो तो पति के बारे में सोचती तक नहीं है। वैभव को भी लगता है कि उसका दोस्त सही बोल रहा है। दिवाली का त्योहार आ जाता है और त्योहार वाले दिन भी वो माँ को फोन करता है तो उसकी आवाज़ भारी होती है। बेटा, मैं कैसे त्योहार मनाऊं तेरे बिना? अब कितनी ही जिंदगी रह गई है। पूरे साल में तेरे ऑफिस वाले एक छुट्टी नहीं देते कि मैं अपने पोतियों को और तुझे देख पाऊं। माँ को रोता देख वैभव परेशान हो जाता है और सोच लेता है कि बची छुट्टी वो गांव में ही मनाएगा। देखो जया, तुम चाहती थी कि यहाँ दिवाली मने तो मन गई। अब कल हम सब गांव के लिए निकलेंगे। बस
जया तो इस बात पर बवाल कर देती है, ना मैं जाऊंगी और ना ही मेरे बच्चे, साफ बात है। ऐसा मत बोलो यार, मेरे माँ बाप पूरा साल मेरा इंतजार करते हैं। वो लोग आ सकते तो मैं बुला लेता। प्लीज, मेरी 4 दिन की छुट्टी है, क्या करूंगा? माँ को मिलने का बहुत मन है मेरा जया। लेकिन जया तो मानती ही नहीं। अगले रोज भी वो पति से इसी बात को लेकर झगड़ा करती है। अब तो बस वैभव के मन में ये बात बैठ जाती है कि जिस परिवार के लिए उसने सब कुछ लुटा दिया, उस परिवार को उसकी कदर ही नहीं है। जया, मैं माँ पापा को यहाँ शहर ला रहा हूँ, साथ रखूंगा। अब वो लोग बुजुर्ग हो गए हैं, कई बीमारी का घर हो गया है उन लोगों का शरीर। तो कैसी बात कर रहे हो? कहाँ रहेंगे वो लोग? अरे मैं अपने हिसाब से रहती हूँ, कैसे मैनेज करूंगी उन लोगों के साथ? बिल्कुल नहीं, वो लोग यहाँ नहीं आएंगे। अब बस जया का ये कहना और वो वैभव जिसने कभी जया की हाँ को ना नहीं बोला, वो उस पर बरस पड़ता है। ठीक है, जैसी मर्जी, तो फिर मैं दूसरा घर ले लूंगा जहाँ माँ पापा के साथ रह सकूं। जया को तो मानो ये सुनकर शरीर कांप जाता है। जिस पति ने उसकी खुशी को सबसे ऊपर रखा, वो उससे अलग रहने की सोच भी कैसे सकता था। जाओ, लेकिन सुन लो, बच्चों को भूल जाना, उनका चेहरा भी नहीं देखने दूंगी मैं। वो तो वक्त बताएगा। वैभव कुछ ही दिनों में दूसरे घर में शिफ्ट हो जाता है। जाते वक्त, कितना बुरा इंसान है ये, अपने बच्चों का, बीवी का किसी का ख्याल नहीं, सेल्फिश। वैभव के माँ बाप के लाख समझाने के बाद भी वैभव जया से अलग रहने लगता है। जिस परिवार को देखकर वो सुबह होती, उसी परिवार से दूर रहना वैभव को सही लग रहा था। बेटा, पोतियों को देखने का मन है, पता नहीं कब ऊपर वाला बुला ले। तू बहू के पास चला जा, कम से कम हम लोग आराम से तो मरेंगे, मन में कोई भार नहीं होगा। माँ, मन में कोई भार मत रख। माना मेरी बीवी, मेरे बच्चे मेरी जरूरत है। मैंने आज तक सब किया जिससे वो लोग खुश रहें। लेकिन माँ, मैं भी तो इंसान हूँ, मेरी भी खुशी किसी के मायने रखनी चाहिए, जैसे तुम लोग मेरा ख्याल रखते हो। माँ को समझ में आ जाता है कि परिवार सिर्फ एक तरफा त्याग का मतलब नहीं है। अब वो बेटे के लिए खुश रहती है। उत्सव की ये शिकायत थी कि उसकी पत्नी आशा उसे वैसा प्यार नहीं देती जैसा उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड रुबीना दिया करती थी। उत्सव और रुबीना ने बहुत चाहा था कि उनकी शादी हो जाए, मगर घर वालों के आगे उनकी एक न चली। अब उत्सव को आशा के साथ ही रहना था। फिल्म देखने चले? बाहर चलेंगे। जब रुबीना मेरे साथ थी तो हम घर पर ही फिल्म लगा लेते थे और खुद ही पॉपकॉर्न बना के खाते थे। तुमको बस बाहर जाने का बहाना मिलना चाहिए। मैं रुबीना नहीं हूँ और मेरी खुद की अलग चॉइसेस हो सकती हैं। उत्सव, तुम रुबीना बन भी नहीं सकती, वो बहुत स्पेशल है। बस इसी तरह की बातें सुन के आशा के दिन कटते थे, पर वो उत्सव का दिल जीतने की कोशिश करती ही रहती। आज मैं तुम्हारे लिए घर पर इटालियन खाना बनाऊंगी। घर पर इटालियन? अरे इटालियन खाने का मजा तो रेस्टोरेंट में है, घर पर क्या ही इटालियन बना लोगी तुम। जब रुबीना मेरे साथ होती थी तो हम हमेशा बाहर ही खाना खाते थे। उस दिन फिल्म देखने का बोला तो वो तुमको घर पर देखनी थी, क्योंकि रुबीना ऐसा करती थी। आज घर पर खाना बनाने का बोल रही हूँ तो उसमें भी कमी दिख रही है। तुम रुबीना की नकल करती ही क्यों? कहा था ना, तुम उसके जैसा नहीं बन सकती। मैं सब तुम्हारे लिए करती हूँ उत्सव, और ऐसा नहीं है कि शादी के पहले मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था, पर मैं हर बात में अपने बॉयफ्रेंड को नहीं घुसा सकती। रुबीना इतना नहीं बोलती थी, हम इतना नहीं लड़ते थे। इतना है तो उसी से बात करो फिर। आशा बहुत गुस्सा हो जाती है और एक अलग कमरे में सो जाती है। उत्सव आशा को मनाने की जगह रुबीना को कॉल कर लेता है। हेलो उत्सव, इतनी रात को कॉल किया? मुझे बहुत याद आती है तुम्हारी, हम मिल सकते हैं? नॉट अ गुड आइडिया उत्सव, हम दोनों शादीशुदा है, हमें दूर ही रहना चाहिए। एक बार मिलने में क्या जा रहा है? अब वैसे भी हमारे बीच में वो बात नहीं है, पर मिल तो सकते हैं ना, एक दूसरे के बारे में चीजें शेयर कर लेंगे। ठीक है, मिल लो। मेरे हस्बैंड दिन में ऑफिस में रहते हैं, आ जाना कल। उत्सव रुबीना से मिलने पहुंच जाता है। हाय, कैसी हो? बहुत खुश हूँ। याद नहीं आती मेरी? आती है, पर जो होना था वो हो गया। हमेशा रो तो नहीं सकती ना उस बात को लेकर। तुम कैसे हो? ठीक नहीं हूं, आशा के साथ खुशी नहीं मिलती, हम बिल्कुल अलग हैं। वो तुमसे तो और भी अलग है। उसको घर में खाना पसंद है और मुझे तो तुम्हारे साथ बाहर खाने की आदत थी। वो बाहर जाके फिल्म देखती है, पर मुझे तो तुम्हारे साथ घर में ही बैठ के सोफे पे पसर के फिल्म देखने की आदत है।
आजकल तो मैं भी घर में ही खाना बनाती हूँ। और रही बात फिल्म देखने की, तो मेरे हस्बैंड को भी बाहर जाकर फिल्म देखना पसंद है, तो मैं उनके साथ चली जाती हूँ। हमको किसी के साथ रहना है तो सामने वाले की चीजों के बारे में भी समझना पड़ता है। हमारी ट्यूनिंग कितनी अच्छी थी। मेरी और मेरे पति की भी अच्छी ट्यूनिंग है। तुम झूठ बोल रही हो। तुम तो बाहर काम करने जाना चाहती थी और अब घर में पड़ी हुई हो। मैंने ट्राई किया था बाहर जाकर जॉब ढूंढने का, जॉब नहीं मिली अच्छी। मेरे हस्बैंड के पास बाहर अच्छी जॉब थी, वो मुझसे बेहतर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे सकते थे घर को, तो हमने डिसाइड किया कि वो बाहर जाकर काम करें और मैं घर संभाल लूं। और मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, फ्रीलांस आर्टिकल राइटर हूँ। लेकिन क्या तुम खुश हो? हाँ हूँ, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड की तुमसे तुलना नहीं करती। कंपैरिजन करने में ना एक साइड को कम तवज्जो मिलती ही है। और मेरे लिए तुम स्पेशल थे तो मेरे हस्बैंड भी जरूरी हैं। मैं तुम्हारी कदर करती थी तो उनकी भी रिस्पेक्ट करती हूँ। उत्सव वहां से उठ के चला जाता है। रुबीना को लगता है जैसे उत्सव गुस्सा हो गया। उत्सव अपने घर जाता है और सीधे आशा के पास जाकर उसको गले लगा के बच्चों के जैसे रोने लगता है। क्या हुआ, आप सब ठीक तो है ना? आशा, आई एम सॉरी। हुआ क्या है लेकिन? जो हुआ वो फिर से नहीं होगा आशा। आशा उत्सव के लिए पानी लाती है। थोड़ी देर में उत्सव नॉर्मल हो जाता है, पर आशा को कुछ बताता नहीं है। नहीं, घर पर भी देख सकते हैं। एक बार घर पे देख लिया करेंगे, एक बार थिएटर में। दोनों रिश्ते में है तो दोनों की चलना चाहिए, तभी रिश्ता अच्छे से चलेगा ना। आशा मुस्कुरा के रेडी होने चली जाती है और थोड़ी देर के बाद नए कपड़े पहनकर आती है। मैं रेडी हूँ। उत्सव अपना फोन निकालता है और रुबीना का नंबर डिलीट कर देता है और कहता है, मैं भी अब पूरी तरह से रेडी हूँ।